नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और शुरुआत नीट पेपर लीक की केस से, जिसमें अब तक की जांच को लेकर सीबीआई ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। सीबीआई जांच से पता चला है कि नीट यूजी के पेपर से जुड़ी गड़बड़ी 5 मई की सुबह झारखंड के हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से शुरू हुई। पंकज कुमार उर्फ आदित्य नाम का शख्स पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड है। स्कूल के प्रिंसिपल, एनटीए कोऑर्डिनेटर, सेंटर सुपरिटेंडेंट और वाइस प्रिंसिपल के साथ मिलकर पेपर चोरी किया गया। हजारीबाग के सेंटर में पेपर आने के कुछ मिनटों में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल अवैध तरीके से कंट्रोल रूम में मास्टरमाइंड पंकज को भी अंदर ले गए। हाईटेक टूल्स के जरिए ट्रंक खोलकर पेपर चुराए गए। इन पेपर्स को 5 मई की सुबह सॉल्वर गैंग से सॉल्व कराया गया और जिन छात्रों ने पैसे दिए थे उनसे शेयर किया गया। सीबीआई ने मास्टरमाइंड पंकज, स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, दूसरे सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है और सीबीआई ने अब तक 33 जगहों पर छापेमारी की है और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 15 गिरफ्तारियां बिहार पुलिस ने की थी। वो आरोपी भी सीबीआई की हिरासत में हैं। जिन छात्रों ने सॉल्व पेपर लिया उनकी पहचान करके भी कार्रवाई जारी रही है और पटना से बरामद अधजले पेपर ही सबसे बड़ा सुराग बने हैं। इन्हीं के जरिए सीबीआई की टीम हजारीबाग के सेंटर तक पहुंची। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी नीता शर्मा जुड़ गई हैं। नीता, हजारीबाग का ये सेंटर ओएसिस स्कूल शुरुआत से ही सुर्खियों में है और अब सीबीआई के आधिकारिक बयान पर इसी को नीट पेपर लीक का गढ़ बताना झारखंड सरकार पर भी सवाल खड़े करता है। गीता, ये खबर सबसे पहले एनडीटीवी ने तकरीबन 2 हफ्ते पहले ब्रेक की थी कि ये पूरा का पूरा ये जो एक चेन ऑफ इवेंट्स है, आज सीबीआई की इस स्टेटमेंट ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि जो जेनेसिस ऑफ पेपर लीक था वो ओएसिस स्कूल ही था और जो वहाँ के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल हैं, जिन्हें सरकार ने कन्वीनर बनाया था, जिन्हें एनटीए ने कन्वीनर बनाया था, वो भी इस पेपर लीक में शामिल थे। सीबीआई उन्हें अरेस्ट कर चुकी है। दरअसल ये जिस तरह से आप पूरी प्रक्रिया बता रही हैं कि अभी तक जो है 33 जगहों पे सीबीआई इस मामले में छापामारी कर चुकी है। 36 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 15 जो हैं वो बिहार पुलिस जिनकी गिरफ्तारी कर चुकी है। दरअसल ये पूरा का पूरा मसला तब शुरू हुआ था जो पंकज, जिसे बताया जा रहा है बोकारो का इंजीनियर स्टूडेंट है, उसने इन प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से सांठगांठ की थी और 5 तारीख को जिस दिन जो पेपर होना था उससे कुछ घंटे पहले स्ट्रांग रूम में जाकर उसने सील तोड़ी थी। दरअसल ये 9 सेट्स ऑफ पेपर्स जो हैं वो एसबीआई हजारीबाग से निकले थे, जिनमें से 2 सेट्स ऑफ पेपर्स जो हैं वो इससे स्कूल पहुंचे थे और उनमें से एक की जो सील थी वो टूटी हुई थी, ऐसा सीबीआई की जांच में आया है। अब सीबीआई ने ये स्टेटमेंट दिया है कि पंकज, जो मेन किंगपिन बताया जा रहा है, उसने ये सील तोड़ी थी और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल जो हैं वो को कॉन्स्पिरेटर्स है, क्योंकि उन्होंने अलार्म रेज नहीं किया था और इनफैक्ट उन्होंने उसकी हेल्प की थी। गैंग ऑफ सॉल्वर्स जो हैं ये सारे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, जिसमें पटना एमबीबीएस के एम्स के भी स्टूडेंट्स हैं और बाकी एम्स के भी स्टूडेंट्स हैं। कुल मिलाकर कई सॉल्वर जो ये स्टूडेंट्स थे, मेडिकल स्टूडेंट्स थे, वो वहां पर थे, जिन्होंने फटाफट से ये पेपर सॉल्व किया और आगे जो स्टूडेंट्स को है वो ये पेपर जो है वो भेजा गया। अब सीबीआई उन सभी स्टूडेंट्स की जो है वो पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये पेपर किस किस तक पहुंचा, क्योंकि ये पेपर जो है 30 से 50 लाख तक रुपए में बेचा गया था। ये पेपर जो है पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल में जले हुए इसके जो कुछ अंश हैं वो वहां पर मिले थे। तब जो पहले बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तब उसने एनटीए से पूछा था कि क्या इसकी कोडिंग जो है वो हजारीबाग से जो पेपर निकला था उससे मैच होती है। एनटीए ने तब कोई जवाब नहीं दिया था। उसके लगभग 20-25 दिन बाद यहां पर केंद्रीय गृह मंत्रालय में इसकी मीटिंग थी। जब गृह सचिव ने यह प्रश्न पूछा तब एनटीए ने इस बात को स्वीकारा था कि हाँ, ये जो कोडिंग है वो हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से मैच करती है। तब जो है सीबीआई और हरकत में आई। कुल मिलाकर सीबीआई का जैसा कहना है कि 36 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें से 15 जो है वो बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। तफ्तीश अभी जारी है क्योंकि किन किन लोगों को ये पेपर फॉरवर्ड हुआ। हालांकि अभी जो सीबीआई का दायरा है इन्वेस्टिगेशंस का वो बिहार और झारखंड ही है, लेकिन सवाल इसके ऊपर भी उठाए जा रहे हैं कि कहीं और भी तो सॉल्व करके जो ये पेपर है नहीं भेजा गया। तो इसको लेकर सीबीआई अभी भी अपनी जांच कर रही है। बैक टू यू।
जी नीता, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीट पेपर लीक केस में सबसे बड़ी सीबीआई जांच से पता चला है कि नीट यूजी के जो पेपर से गड़बड़ी जो थी वो 5 मई को झारखंड के हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से शुरू हुई और वहां पर मास्टरमाइंड पंकज कुमार को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर जो है वो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र और राजधानी मुंबई मूसलाधार बारिश से एक बार फिर पानी पानी हो गई है। सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद मुंबई की हालत में कोई सुधार देखने को नहीं मिलता। आलम यह है कि महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर पुणे और रायगढ़ तक बाढ़ ने लोगों की जिंदगी बेहाल कर रखी है। मॉनसून ठीक से बरसा भी नहीं कि बारिश ने बाढ़ की शक्ल ले ली। शहर दर शहर, राज्य दर राज्य, बाढ़ की मार ने हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों को बेहाल कर रखा है। मुंबई पानी पानी हो चुकी है। महाराष्ट्र के पुणे से रायगढ़ तक जल विप्लव मचा हुआ है। पहाड़ों पर आसमान फट रहे हैं। जमीन पर नदियों का तांडव चल रहा है और इन सारे खतरों का ओर छोर इतने तक नहीं है, बल्कि आने वाले कुछ दिन और भी प्रलयंकारी हो सकते हैं, क्योंकि देश के कई राज्यों में भयंकर बारिश होने वाली है, तो कहीं बारिश की तीव्रता थोड़ी कम हो सकती है। जिन 6 राज्यों में सबसे भीषण बारिश होने के आसार हैं, उनमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उड़ीसा शामिल है। 10 ऐसे राज्य हैं जहां थोड़ी कम बारिश हो सकती है। इनमें छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल शामिल हैं। मैदान तो मैदान पहाड़ों पर भारी अलर्ट जारी किए गए हैं, यानी इस बारिश का आनंद लेते हुए भी जरा बचकर रहिए। जब भी लगातार बारिश होती है तो आपको न्यूज़ देखने हैं, मुंबई की वेबसाइट देखने हैं और मौसम की जानकारी लेके आपको आपका डेली जो भी रूटीन है वो प्लान करना है। बारिश से सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र में भी राजधानी मुंबई की हालत ज्यादा खराब है। इन 4 तस्वीरों से मुंबई के हाल बरसात को आप समझ सकते हैं। अंधेरी सबवे में इतना पानी भर चुका है कि यहाँ किसी के लिए रास्ता नहीं बचा है। चेंबूर का पूरा इलाका ही पानी की चपेट में है। विलेपार्ले कैसे पानी पानी हो चुका है, आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। और इन सब में सबसे आगे देखिए कि मीठी नदी किस तरह उफान पर है। अभी तो ये स्थिति इससे भी बदतर हो सकती है, क्योंकि मुंबई और आसपास के इलाकों में बुधवार रात से ही भयंकर बारिश का दौर जारी हो गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में भी हमने 60 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात आज सवेरे 8:30 बजे तक देखी है। और आज के लिए जो है मुंबई के लिए है जो येलो अलर्ट रखा है, और पूना कोल्हापुर के लिए आज ऑरेंज अलर्ट रखा है, क्योंकि हमने देखा है कि पूना में भी बहुत बारिश हो चुकी है। पूना में भी 114 मिलीमीटर बारिश सवेरे 8:30 बजे तक दर्ज की गई है। मुंबई के कई इलाकों में पानी भरने से यातायात पर खासा प्रभाव पड़ा है। मुंबई से सटे ठाणे के मुंब्रा शिलपाटा इलाके में भारी बारिश से सड़कें दरिया बन गई। कई जगह पर ट्रैफिक जैसे तैसे रेंगती दिखी। ठाणे में तो बस 3 घंटों के भीतर ही 27 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मुंबई में जल भराव के कारण लोकल ट्रेनें 20 से 25 मिनट की देरी से चल रही हैं। मुंबई आने और मुंबई से जाने वाली एयर इंडिया की कुछ फ्लाइट्स भी कैंसिल हुई हैं। एयरलाइंस ने कहा, विजिबिलिटी घटने के कारण सेवाएं प्रभावित हुई, यात्रियों को रिफंड किया जाएगा। एलबीएस रोड और जितने भी लो लाइन इलाके हैं, मालाड सर्वे, दहशत सर्वे, उनका भी हालत कुछ इस तरह की है। ये तब है जबकि
इस वक्त मुंबई में यानी कि समंदर में हाई टाइड का वक्त नहीं है। हाई टाइड जो है 2:51 पर तकरीबन 4.67 मीटर की उठनी है और उस समय अगर ये स्थिति होती तो बहुत ही स्थिति भयानक हो सकती थी। लेकिन फिलहाल मुंबई हम देख रहे हैं जैसे लाइफ लाइन यहाँ लोकल ट्रेन है वो भी वहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है, मेल गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। हालांकि मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे, हार्बर रेलवे की लोकल ट्रेनें चल जरूर रही हैं लेकिन वो तकरीबन 15 से 20 मिनट देरी से चल रही हैं। हवाई जहाज़ों के ऑपरेशन पर भी उसका असर पड़ता दिख रहा है, मौसम जिस तरह से है। इसीलिए जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने सभी को, जो एयरलाइंस है उन्होंने सभी अपने यात्रियों को कहा है कि वो समय से पहले पहुंचने की कोशिश करें और घर से निकलने के पहले चेक कर लें, समय चेक कर लें कि फ़्लाइट का किस डिले है या नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि मुंबई में देर रात से सुबह तक 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। अगर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो रही है तो फ्लड लाइक सिचुएशन हो सकती है क्योंकि लगातार 3-4 दिन से बरसात हो रही है। जुलाई 25 तारीख तक 1700 मिलीमीटर बारिश ऑलरेडी मुंबई में दर्ज हो चुकी है। वो जो इस टाइम के जो सामान्य होते हैं उससे 600 मिलीमीटर अधिक बारिश दर्ज हो चुकी है। मुंबई से बाहर महाराष्ट्र के कुछ जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। एनडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। पुणे, ठाणे, रायगढ़ और पालघर में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। सिर्फ पुणे में ही बारिश संबंधित घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई है। पुणे में तो लगभग 15 हाउसिंग सोसाइटी में बारिश का पानी घुस गया है। 3 लोगों की करंट लगने से मौत भी हो गई। पुणे शहर के 4 अलग अलग जगहों पर 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई। शहर में स्थित पिंपरी चिंचवाड़ में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बारिश के कारण सिंहगढ़ रोड पर भी घुटने के ऊपर पानी भर गया है। प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से रायगढ़ जिले के करजत में उल्हास नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। उल्हास नदी से जुड़ने वाले नाले भी उफान पर आ गए, जिससे वावे गांव में पानी भर गया है। वावे गांव की ओर जाने वाली सड़कें बंद हैं। गांव चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। पालघर जिले में भारी बारिश के कारण वसई, विरार, नाला सुपारा के निचले इलाकों में पानी भर गया है। इससे वसई ईस्ट, एवरशाइन, सन सिटी के साथ ही नाला सुपारा स्टेशन क्षेत्र, तुलिंज, गालानगर और अंचोले रोड में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। कोल्हापुर में पंचगंगा नदी का स्तर सुबह खतरे के निशान को पार कर गया और जिले में बाढ़ की स्थिति बनी रही है। बाढ़ आने पर सबसे ज्यादा प्रभावित अंबेवाड़ी चीखली गांव के लोगों को दूसरी जगह हटाया जा रहा है। एनडीआरएफ की एक टीम चीखली गांव में दाखिल हो चुकी है और उन्होंने इस वक्त बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया है। इस बीच समुद्र में उठती लहरों के बीच लोगों को सलाह दी गई है कि वो समुद्र के किनारे जाने से बचें। मुंबई से सुनील सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। लाखों की संख्या में छात्र देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन वो अपने सपने पूरे कर पाए उससे पहले ही लापरवाही की वजह से मौत हो जाती है। राजधानी दिल्ली में भी इसी तरह की लापरवाही से एक छात्र की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। देखिए इस घटना की एक ग्राउंड रिपोर्ट। ये लड़का अगले साल आईएएस ऑफिसर बन सकता था। जिस परीक्षा के प्रीलिम्स टेस्ट में 13 लाख उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई और चुने गए मुश्किल से 14,000। उन 14,000 में एक खुशनसीब नितेश राय भी थे। लेकिन लापरवाह सिस्टम ने एक घर के चिराग को बिजली के झटकों से बुझा दिया। नीलेश को जानते हुए 1.5 साल हो गए थे। इसी पीजी में रहते थे, कमरा नंबर 4 में। अच्छा पर्सन था, लेबरस था, हार्ड वर्किंग था। इस बार उनका प्री भी हुआ था, मेंस की तैयारी कर रहे थे वो। नितेश के माँ बाप न जाने इस दर्द को कैसे सहेंगे। नितेश को दिल्ली सरकार की लापरवाही के करंट ने मारा है। इसी हफ्ते सोमवार को दिल्ली में तेज बारिश हो रही थी। नितेश दोपहर में करीब 2:15 बजे लाइब्रेरी से अपने रूम पर जा रहे थे।
उनकी बिल्डिंग के पास लगे लोहे के गेट के जरिए वो सड़क पार कर रहे थे, क्योंकि उस दिन बहुत पानी भर गया था और वहीं पर एक चैम्बर था जो खुला हुआ था। नितेश लोहे के गेट के जरिए ही जा रहे थे कि गेट में करंट आ जाने से उनकी मौत हो गई। बस पानी में पैर फिसल गया, देखा तो वो चिपटा पड़ा था लोहे गेट पे। फिर यहाँ कोई भी नज़र नहीं आया था। फिर हमने कहा यार यहाँ कोई है, हमने इसका दरवाज़ा भी बजाया, अरे अपनी लाइट बंद करो, अरे यहाँ अपना जो भी है कोई भी बंद करो, कोई है इसकी यहाँ जान बचाओ, कोई है। मगर किसी ने नहीं सुनी। पर ये 2 बच्चे आए थे, उनने बहुत कोशिश करी। मैंने अपना रस्सा भी दिया, सीढ़ी भी दी, डंडा भी मैंने मारा। सब कहे तुम पीछे हो जाने तो तुम्हारे में भी करंट आ। बस भैया हम पर रहा नहीं गया, हमने रो रो के यहाँ दुनिया इकट्ठी कर दी। और कर भी क्या सकते, वो भी हमारा बेटा ही समान था। नितेश के दोस्त उनको याद करते हुए बताते हैं कि वो सभी से सम्मान और आदर से बात करते थे। चश्मदीदों के मुताबिक बिजली कंपनी को लाइट काटने के लिए कहा गया था, लेकिन लाइट नहीं कटी। अरे बात में बात तो सबसे अच्छे था। एक फूल टाइप का था, जहाँ जाता था महकता ही रहता था। कोई भी हो, झाड़ू वाला हो, चाय वाला हो, समोसे वाला हो, आंटी कोई बैठी हो, प्रेस वाली हो, सबसे बिल्कुल अच्छे से बात करता था। कोई घमंड टाइप का भी नहीं था। हाँ, पुलिस भी खड़ी थी, पुलिस भी खड़ी हुई है। तो थोड़ी देर के बाद में पुलिस भी आ गई थी, खड़ी थी। हाँ, फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए थे। NDPL वाले को फ़ोन कर कर के वो लाइट नहीं काट पाया। हाँ, अब उनको पता नहीं चला या क्या हुआ ये नहीं पता। बिजली लगने से मौत के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में 1,94,347 एक्सीडेंटल मौत हुई। बिजली लगने से 2022 में 12,918 मौत हुई। साल 2021 में हुई थी 12,529 मौत। बढ़ रहा है बिजली लगने से मौत का आंकड़ा। कुछ एक्सीडेंटल मौत में 3% मौत बिजली लगने से। जैसा होता है वही हुआ। मंत्री जी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए, इस पर एक इंक्वायरी ऑर्डर करी गई है। मैंने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए हैं कि इस पर जांच भी करी जाए कि कौन जिम्मेदार है इस प्रकार की घटना के लिए, और दूसरे एक्स ग्रेशिया रिलीफ के लिए आदेश दिए गए। इस हादसे पर दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट कर कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। पार्टी ने कहा केजरीवाल गैंग पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सत्ता वाली राजनीति एक दूसरे के खिलाफ दांव आजमाने में लगी है, लेकिन वो माँ बाप, वो परिवार क्या करे जिसके घर में हमेशा के लिए अंधेरा हो गया। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और वो मामले की जांच कर रही है। लेकिन सवाल है कि इस तरह के मामलों में कितने परिवार अकेले हो जाते हैं जिसका असर पुलिस और सरकारों पर नहीं होता है। मैं अश्विनी कुमार सिंह, NDTV इंडिया के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगली खबर पश्चिम बंगाल से। केंद्रीय राज्य मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने उत्तर बंगाल को उत्तर पूर्वी राज्यों में शामिल करने का प्रस्ताव देकर पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। सुकांत मजुमदार के प्रस्ताव पर TMC आग बबूला है। TMC ने इसे पूरी तरह से खारिज कर राज्य में अशांति पैदा करने की कोशिश करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि ये योजना बंगाल के विभाजन की नहीं है, लेकिन इसे लेकर बीजेपी में भी अंदरूनी कलह सामने आ गई है। सुकांत मजुमदार को उनके ही पार्टी के विधायक की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। काशियांग के बीजेपी विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के प्रस्ताव को अवास्तविक करार दिया है। आज माननीय प्रधानमंत्रीর সাথে আমি দেখা করেছি এবং দেখা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে একটি প্রস্তাব তুলে দিয়ে এসেছি। আপাতত যে একটি প্রেজেন্টেশন তুলে দিয়ে এসেছি যাতে নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গে সিমিলারিটি কী কী আছে এবং তার ফলে উত্তরবঙ্গকে নর্থ ইস্টের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, এই ধরনের প্রপোজাল আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছি
এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বিচার করবেন এবং আগামী দিনে যদি নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গ যুক্ত হয়, উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের অংশ হিসেবে নর্থ ইস্টের সাথে যদি যায়, তাহলে পরে স্বাভাবিকভাবেই উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় যে প্রকল্পগুলো আছে সেই প্রকল্পের টাকা অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে এবং তার সাথে সাথে এই এলাকা অনুন্নত এবং এই এলাকার উন্নয়ন হবে এবং আমার মনে হয় রাজ্য সরকারেরও এতে বাধা থাকবে না বা রাজ্য সরকারের সহযোগিতা আমরা पाबो। देखिए, सुकांत मजूमदार जो बोल रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका बात हुआ। देखिए, ये फिर से वो ये हारने के बाद ये नॉर्थ बंगाल थोड़ा अलग ये बंगाल से अलग करने का प्रोवोकेशन, ये सब स्मेल आ रहा है, बदबू आ रहा है उनका ये सब बात से। अब देखिए, ये किसी का दोस्त नहीं है, नॉर्थ बंगाल का भी नहीं, साउथ बंगाल का भी नहीं, क्योंकि ये तो बंगाल का ही दुश्मन है। बंगाल का रुपया मत दीजिए, 100 दिन का रुपया मत दीजिए, आवास का रुपया मत दीजिए। ये तो दिल्ली में पूरा बंगाल का खिलाफ कंस्पिरेसी किया था ये सुकांत मजूमदार एंड कंपनी।